बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्टिंग थी, हम अभी कर रहे थे, हम कोई बात नहीं कर रहे थे। इसलिए आपको बताते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं क्या बात करते हैं। खैर, इस उम्मीद और दुआ के साथ तो बताने दें। मैं तो बात करी इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। अब आप कर दे बात। अच्छा जी, आज क्या है? आज थर्सडे है। आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है। और थर्सडे का मतलब ये होता है कि जिन लोगों का फ्राइडे को वीकेंड होता है वो आज से वीकेंड गिनना शुरू कर देते हैं और वीकेंड का काउंटडाउन। लेकिन अभी वीकेंड होके नहीं दे रहा है, हमें लगता है काम को लेकर, बिकॉज काफी बिजी चल रहा है बिकॉज ऑफ पीएसएल। और मुझे ये भी लगता है कि पीएसएल के आने से ना पाकिस्तान में बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। एग्जैक्टली, आई सो अग्री विद दैट, क्योंकि नॉर्मली हम लोग आम रूटीन में घर जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, लेकिन अब पीएसएल की चूंकि हम ट्रांसमिशन के साथ साथ वैसे भी मैचेस को फॉलो कर रहे हैं, सो वी आर क्वाइट एक्टिव। वो खवातीन जो ड्रामास देखती हैं, क्या वो भी पीएसएल देखती हैं? हाँ, वो भी पीएसएल देखती हैं। हाँ, मैं कुछ ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो ड्रामास बहुत इंटरेस्ट से देखती है, लेकिन स्टिल दे फॉलो। हो सकता है कि भाई या वालिद या जो मर्द घर में होते हैं वो मजबूर कर देते हो, एक टीवी एक रिमोट। घर के माहौल पे डिपेंड करता है कि अगर आपके घर में सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरा भी ये होता था कि इंटरेस्ट कोई नहीं था, लेकिन जब घर में सब आप ये कह रहे हैं कि खवातीन गिव अप कर देती हैं, ड्रामास छोड़ देती हैं। दिस इज तब्दीली। बाद में यूट्यूब। खैर, आगे बढ़ते हुए आज अच्छी खबर ये है कि एनसीओसी ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं कोविड को लेकर। और पहले जो तादाद 20% पे थी शायकीन की क्रिकेट साइकिल, अब 50% हो गई है और प्ले ऑफ से 100% हो जाएगी। 100% हो जाएगी। जबरदस्त, नॉट बैड। और जो पीएसएल या क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नॉर्मली हम जब घरों पे देखते हैं तो ज्यादातर होता है लोगों को जाए स्टेडियम में मैच को देखें, वहाँ हल्ला गुल्ला, और बहुत सारे लोग तो अच्छी एंटरटेनमेंट है ना। 500,000 रुपए में आप जाके अच्छे से मैच। लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी चुके हो रही है, तो जब भी अगर स्टेडियम जाने का प्लान बने, पानी और उसके साथ साथ अपनी गर्मी का इंतजाम कर लीजिएगा। एक पॉइंट, आपको लगता है कि स्टेडियम में मैच सही से समझ में आता है? मुझे कभी भी नहीं लगता है ना, मुझे लगता है या तो आप वीआईपी इंक्लोजर में बैठे, सामने टीवी भी हो और मैच भी हो, तो फिर शायद आप अदरवाइज वैसे मुझे फिर आप कहें। अच्छा, इसके साथ शादी हॉल्स और जो मज़ारात हैं, सिनेमाज हैं, उनको भी खोलने का फैसला किया गया है। और तिजारती मराकज़ और पार्क्स में भी पहले जो टाइम के हवाले से जो बैरियर्स लगाए गए थे उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। और आधे स्टाफ की घर से काम करने की शर्त भी खत्म कर दी गई। इस पर डिटेल्स भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है हमारे साथ प्रोग्राम में, सब कुछ होगा, सब मौजें खत्म हो गई। अच्छा जी, सही हो गया। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज जैसे हम बताते हैं कि बहुत सारे फ्लेवर्स आ रही थे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। एहसानुल्लाह एहसान का फरार होना बहुत संगीन मामला था। फरार के जिम्मेदार फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। डीजीआईएसपीआर की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। डस्का में इलेक्शन हुआ तो पूरे हलके में होगा। मरियम नवाज ने 20 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान शफाफ सेनेट इंतखाबात चाहते हैं, ऑपोजिशन स्टैट्स की सियासत चाहती है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। दुश्वार रास्तों को सर करने का अज़्म लिए जीप रैली की दौड़ में एंट्री करने वाली पलवशा और मायरा होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। आज एक्सप्रेसो में शामिल है सफर हिशत का नया सिलसिला, सहरा नवद के खतूत आपके नाम। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी टेम्पल रोड के 70 साल पुराने हनीफ के सिरी पाए। यूनाइटेड वी विन। अच्छा जी, पीएसएल में तो बात होगी, लेकिन आज सफर शद का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। एग्जैक्टली, सो एम आई। सहरा नवद के खतूत के नाम से ये सिलसिला वकार अहमद मलिक ने हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था, जब वो रिकॉर्ड करने गए थे, हम उनसे ऑन एंड ऑफ लाइव डिस्कशन करते रहते। सो आज ये नया सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन अभी हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। सबसे पहले बात करेंगे डस्का इलेक्शन की बड़ी खबर में। एनए 75 के नताज पर तनाजा बरकरार है। इलेक्शन कमीशन में आज भी केस की समाअत हो रही है। आरओ ने अपनी रिपोर्ट में 14 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग की सिफारिश कर रखी है। पीटीआई 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के लिए तैयार है, जबकि नून लीग अब चाहती है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हो। बिल्कुल, और आज इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड का जायजा ले रहा है। इम्कान है कि इलेक्शन से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला सामने आ जाएगा। डस्का इलेक्शन पर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग भी जारी है। मरियम नवाज ने वजीराबाद में खिताब किया, वजीर आजम हाउस और इंतजामिया को निशाने पर लिया और गवर्नमेंट पर मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने खबरदार किया कि धांधली के हकाइक अवाम के सामने लाए जाए, वरना हम हकाइक सामने लेकर आएंगे। दूसरी जानिब बात की जाए सेनेट इलेक्शन की, तो पीडीएम की जानिब से जोड़ तोड़ और राबतों में तेजी आ गई है, जबकि गवर्नमेंट
अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार नजर आ रही है। बलूचिस्तान में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिद ने वजीर आजम के रवैये पर शिकवा करते हुए नाराजगी का इजहार किया। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। सिंध में साबिक वजीर आला लियाकत जतोई ने अपनी पार्टी क़यादत पर सेनेट की एक सीट पर 35 करोड़ लेने का इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि ये फरोख्त की गई है। पेशावर में जब वजीर आजम की मुलाकात हुई तो 14 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। अंदरूनी इख्तलाफात इसकी वजह बताए जाते हैं। पीटीआई में हो क्या रहा है? इमरान खान साहब चेयरमैन हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब ओवैसीज नेक्स्ट टू इमरान खान सीनियर तरीन रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। उनसे जरा पूछते हैं, वजीर खारजा भी है और हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं, उनका राय लेते हैं कि पार्टी के अंदर खल्फिशार क्यों है। शाह साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सीनियर सियासतदान हैं आप और ओबियसली जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो रिफ्ट हमें नजर आती है, जो बज़ाहिर लगता है कि इख्तिलाफ राय मौजूद है, हर जगह कोई ना कोई खबर निकल आती है पार्टी के अंदरूनी रहनुमाओं को लेकर, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों नहीं इसको पार्टी लीडरशिप कंट्रोल कर पा रही है रोजाना की बुनियाद पर? देखिए, तहरीक इंसाफ में दीगर जमातों से हटकर गुफ्तगू का इजहार का मौका दिया जाता है। पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में ये तसव्वुर नहीं है कि क़यादत के किसी फैसले को क्वेश्चन किया जाए और उस पर अपनी राय दी जाए, उस तरह हम तस्लीम करते हैं। पीटीआई में एक जमहूरी अमल है, एक जमहूरी सोच है और दूसरा नुक्ता नजर सुना जाता है और सुनाया जाता है। लेकिन जब पार्टी क़यादत फैसला कर लेती है तो पार्टी जो मेंबर्स हैं उसका एहतराम करते हैं और पार्टी लाइन को टो करते हैं। अब गुफ्तगू आपके सामने आ रही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा पार्टी के मेंबरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। ठीक हो गया। शाह साहब, पीटीआई 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रीपोलिंग के हवाले से एग्री कर रही है, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि हमें पूरे हल्के में दोबारा रीपोलिंग करानी है। अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा से रीपोलिंग का कहता है तो जो तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट है वो इस हवाले से एडमिट करेगी या इस फैसले को तस्लीम करेगी और दोबारा से रीपोलिंग करेगी पूरे हल्के पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मसला इलेक्शन कमीशन के महाज़ेर बहस है और इलेक्शन कमीशन ने कानून को सामने रखते हुए अपना फैसला सुनाना है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम उसका एहतराम करेंगे। अब मैं आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूँ माजी की तरफ। माजी में क्या ऐसा कोई वाकया हुआ, मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ। 2013 में मैं अपनी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सिंध में थरपारकर में इलेक्शन लड़ रहा था। कोई 22 के 24 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे या गालिबन उससे ज्यादा थे, मुझे याद नहीं है नंबर एग्जैक्ट, जहां रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ था। इलेक्शन खत्म हो गया और इलेक्शन के कई दिन बाद तक भी रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। पोलिंग स्टेशनों को जला दिया गया था। हमने एहतजाज किया था कि चले हम हार ही गए, कम से कम हमें हारा हुआ रिजल्ट तो दे दें, लेकिन वो रिजल्ट मुहैया न कर सके। इलेक्शन कमीशन ने दोनों की गुफ्तगू सुनकर क्या किया, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं आपसे, उन्होंने पूरे हल्के में नहीं, जो मुतनाजा पोलिंग स्टेशंस थे उन पर इलेक्शन दोबारा करवाया। ठीक, उन मुतनाजा पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन हुआ। मैं दोबारा रिपोल में गया, पूरी सिंध की हुकूमत, सिंध के वज़रा वहां उतरे। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के बावजूद उन्होंने वहां कैंपेन की, लेकिन वहां दोबारा उन मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन करवाया गया ताकि रिजल्ट मुकम्मल हो और उनको जो बाकी पोलिंग स्टेशन पहले का रिजल्ट मौजूद था उनके साथ ऐड करके उन्होंने एक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया और एक को ने कहा कि ये इलेक्शन, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी नजीर मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब इसमें एक सवाल ये भी ये मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, जिस तजर्बे से मैं खुद गुजरा हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। और उन्होंने कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक दोनों फरीकों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया था
2013 में। ठीक है, गॉट इट। एक तो ये कि अगर ये फैसला ऐसे ही होता है, लेट्स सपोज जैसे आपकी पार्टी कह रही है कि जहां पे आपको शक है वहां पे दोबारा करवा लें, उसके बावजूद आपको कि ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स होती है, आप भी ऑपोजिशन में रहे हैं, कि इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाएगा, तो अगर इस सारे अमल के बावजूद सिर्फ एक सीट के लिए पूरे इलेक्शन की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाए, जैसा कि आपने 4 हलकों की वजह से पूरे इलेक्शन को चैलेंज किया था और उसके बाद फिर सूरत हाल हमने देखी, तो आपको नहीं लगता कि इस सूरत हाल को वंस फॉर ऑल सेटल डाउन कर दिया जाए, कोई ऐसा फैसला सामने आ जाए? बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, ख्वाहिशात के मुताबिक तो आप फैसले नहीं करते ना। फैसलों के लिए आपको कोई कानून को सामने रखना पड़ता है, आपने ज़ाब्तों को देखना सामने रखना होता है, अपने प्रेसिडेंट्स को सामने रखना होता है, ठीक है ना। अब हम गए, हमें एतराज़ात थे, हम अदालत गए, अदालत में हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अदालत ने हमारे मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। फिर हमने क्या किया? हमने अदालत के फैसले को तस्लीम किया। देखिए, डेमोक्रेसी में आप अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, अपनी आरा सामने रखते हैं और फिर जब फैसला होता है फिर आखिर उस फैसले को कबूल करना पड़ता है। ये हो नहीं सकता कि आपको जो फैसले पसंद हो, मिसाल के तौर पर लेट्स से कि पंजाब की इंतजामिया सही नहीं थी, पंजाब में तुले हुए थे हुकूमती पार्टी धांधली करने पे, तो फिर उसी लॉजिक को सामने रखते हुए तो फिर वही धांधली जो डस्का में की गई वो वजीराबाद में भी करनी चाहिए थी, ठीक है ना, एक वोट चाहिए ना। वही धांधली फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी करनी चाहिए थी, तो कम से कम 2 सीटें 3 सीटें और मिल जाती ना। देखिए, मंतक की बात नहीं है। जहां आपको चीज सूट करे आप कहें ये सही है, जहां आपको सूट ना करे आप कहें कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मेरी मर्जी नहीं चलती। हाँ, ख्वाहिशात तो होती हैं और ख्वाहिश पे हर्ज भी नहीं है, लेकिन होता वो है जो कानून के मुताबिक हो। होता वही है जो कानून के मुताबिक हो। शाह साहब, वज़ीर आज़म के दौरे श्रीलंका के हवाले से भी हम बात करें, कितना कामयाब रहा ये दौरा? इसका बेसिकली पर्पस क्या था और इसके क्या असरात होंगे ओवरऑल पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात पे? देखिए, इसका बुनियादी मकसद तो ये था कि श्रीलंका और पाकिस्तान में हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना और उन ताल्लुकात की जो गहराई है, जो हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी रही है। हमारी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस आपस में गाहे बगाहे होती रही हैं। हमारी इंटरनेशनल फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर हमारा एक दूसरे के साथ हमेशा ताउन रहा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। इस दौरे का एक मकसद ये था कि इन अच्छे ताल्लुकात को हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हम उन्हें वुसअत कैसे दे सकते हैं। हम वहाँ कल कोलंबो में एक पाकिस्तान श्रीलंका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और ये हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। आज से साल भर पहले हमने एंगेज अफ्रीका की एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे कि पाकिस्तान की बरामदात में 60% इजाफा हुआ था। अब हमारी इस वक्त श्रीलंका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो $432 मिलियन की है। हमारा टारगेट ये है कि हम इसको बढ़ाकर $1 अरब पर, कम से कम $1 अरब पर ले जाएं। हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान एक FTA मौजूद है। अब उस FTA को हम मौसर तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका को टूरिज्म में बहुत तजर्बा है और वहाँ बहुत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। हमारे पास हमारे नॉर्दर्न एरियाज में पुरकशिश मकामात हैं जहां टूरिज्म को फरोग मिल सकता है और किस तरह श्रीलंका के तजर्बे को सामने रखते हुए हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह 62% जो आबादी है श्रीलंका की वो बुद्धिस्ट है और हमारी गंधारा सिविलाइजेशन है। एग्जैक्टली तो बहुत अट्रैक्टिव जगह है पाकिस्तान श्रीलंकन के लिए कि किस तरह उसको फरोग दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक दूसरे की मदद कैसे करनी है और हमने उनको इजाफी माफ कीजिए इजाफी स्कॉलरशिप्स हमने ऑफर की। हमने काउंटर टेररिज्म में हमने उनकी बड़ी मदद की थी। जब लड़ रहे थे और उसका एतराफ करते हैं तो हमने देखा कि किस तरह मुस्तकबिल में
क्योंकि ये मैंने सभी मौजूद हैं, ठीक। किस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ठीक। उनके राब्तों के साथ दहशतगर्दी का मौसम Right. मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, और हम अपनी डिफेंस कोऑपरेशन में मजीद बेहतरी किस तरह ला सकते और हैं। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल शाह साहब प्ले किया भी है श्रीलंका जब खल्फिशार का शिकार था। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलग सुबह वक्त दिया और इंतहाई अहम मौजूद में हमारे साथ आप मौजूद रहे और अपनी राय का इजहार किया। वज़ीर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लोकल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी अहम मामलात पे अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे FATF के हवाले से। FATF इजलास की पेरिस में जारी रहने वाला 3 रोज़ा इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर 2020 में होने वाले इजलास में कहा गया था कि पाकिस्तान एक्शन प्लान के 27 में से 21 निकात हैं उस पर अमल दरामद कर चुका है, जबकि बकिया 6 निकात पर अमल दरामद के लिए फरवरी तक का वक्त दिया गया था। अब इजलास हो चुका है, आज फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और अभी मैं एक एक्सप्रेस की खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था, शहबाज राना साहब की एक स्टोरी थी जिसमें बताया गया था कि 38 अरब डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। इस पर दुनिया को सोचना चाहिए। 2008 से लेकर 2019 के बीच 3 बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है। और भारत की हम अगर बात करें तो भारत और उसके इत्तेहादियों की पहले दिन से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जाए, दुनिया में उसे तनहा कर दिया जाए। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कह चुका है कि ब्लैक लिस्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान वी होप एंड प्रे के इस अटेम्प्ट में निकला है, नहीं तो जून तक तो काफी हद तक चांसेस हैं कि निकल ही आएगा। इस सारी सूरत हाल पे हमें कामरान यूसुफ ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के और खासतौर पर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बड़ी गहरी निगाह है उनकी। और उसके साथ साथ हमारे एंकर पर उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या तज्जिया रखते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान। इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्या अब जब पाकिस्तान ने बहुत सारे महाज के ऊपर न सिर्फ इंडिया को डिफीट किया है, खासतौर पे हम जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपना भी इमेज काफ़ी बेहतर किया इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करना और दीगर जो 27-28 नुकात थे उनको लेकर, आपको लगता है कि अब हतमी तौर पे दुनिया को एक मस्बत इमेज लेना चाहिए पाकिस्तान का, निकालना चाहिए हमें ग्रे लिस्ट से? पाकिस्तान का तो यही मौकफ है। इवन के जो पाकिस्तान लॉबिंग या सिफारती कोशिशें कर रहा था इस इजलास से पहले ही, जितने जो मेंबर कंट्रीज थे FATF के, उनको यही बता रहा था कि पाकिस्तान के केस को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और किसी भी तरह से इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के मौकफ की तायीद होती है या नहीं होती, उसका फैसला तो चंद घंटों में हो जाएगा, क्योंकि FATF के प्रेसिडेंट जब बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि इन 3 रोजा इजलास में क्या क्या फैसले किए गए। जो पाकिस्तान के हुक्काम हैं, जाहिर है कि वो वाज़े तौर पर कुछ इस वक्त नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि उनको भी ये शायद लगता है कि इस मौके पर FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना शायद ज्यादा ओवर एम्बिशियस होगा। जो पाकिस्तान समझ रहा है कि शायद जून तक मजीद पाकिस्तान को मोहलत मिल जाए और जून में पाकिस्तान टारगेट कर रहा है कि उसको ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हो जाता FATF की तरफ से कि इस 3 रोजा इजलास में क्या फैसला। अच्छा, कम चूंकि हुकूमत ने तो दावा किया है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर 80% तक अमल दरामद हो चुका है। आपको क्या लगता है ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? और जिस तरह से आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि 6 निकात अभी बाकी हैं जिस पे अभी मजीद हमें वर्किंग की जरूरत है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि हम इस पर किस हद तक काबू पा लेंगे? देखिए, जहां तक आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान का एक अपना होम ग्रोन या सेपरेट एक प्लान था, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर जो कुछ इकदाम थे उसका कहीं ना कहीं लिंक FATF का जो 27 नुकाती उसके भी मौजूद है। लेकिन जो अगर आप FATF की अगर बात करें तो जैसे ये तो बिल्कुल लास्ट जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, उसमें भी एक्नॉलेज किया गया था कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर अमल किया है। अब बाकी जो 6 बचे हैं उसमें से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 में भी पाकिस्तान टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसने कंप्लाई किया है। जो 3 ऐसे नुकात है जिसके बारे में मेरे कुछ जो सिफारती ज़राए हैं उनसे बात हुई है, उस पर अभी पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। शायद यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मजीद जून तक मोहलत दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो वो 3 नुकात कौन से हैं कामरान, बता सकते हैं आप हमें?
बुनियादी तौर पर आज पता भी चल जाएगा, लेकिन जो ब्रॉडर उसका इशू है वो यही है कि एक दो जो कलदम तंजीमें हैं, उनके जो सरबराह हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको परसू करना, और उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है, जो भी सजाएं होती हैं वो उनके जराइम के हिसाब से होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि आज अदालतें सजा दें और कल वो रिवर्स हो जाए। तो ये वो इक़दामात हैं। अच्छा कामरान, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सॉरी टू कट यू, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा जो FATF है ये अपने इख्तियारात का दायरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जरा वसी कर रहा है? ये तो पाकिस्तान का इंटरनल फैसला है ना। पाकिस्तान अगर इंटरनली, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, हमने लाखों अपने सिविलियंस और फौजी शहीद करवाए हैं, सारी जंग के अंदर कुर्बानियां दी हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने, अब जैसे कि हमें ये भी मालूम है कि 83% फेंस कर चुके हैं हम अपने बॉर्डर को स्मगलिंग को रोकने के लिए या फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनली भी पाकिस्तान ने काम किया है। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें थोड़ा ज्यादा इजाफा है, इफ दे आर डिक्टेटिंग अस कि हमने किसको सजा देनी है किसको नहीं देनी? डोंट यू थिंक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब आपने 27 नुकाती प्रोग्राम जब आप तय करते हैं तो आप फैटफ के साथ मिल के करते हैं, मतलब म्यूचुअली आप अग्री करते हैं। जहां तक उसके फैटफ की मैंडेट की बात है, 9/11 से पहले ज्यादातर फोकस उनका मनी लॉन्ड्रिंग पे होता था, लेकिन 9/11 के बाद उसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग भी आ गई, उसके अंदर ये जो इलीगल फंड्स इकट्ठी करती हैं कलदम तंजीमें, तो ये मैंडेट है उनका। हम ये कहना कि उनका मैंडेट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने खुद मिलकर फैटफ के साथ ये अग्री किया है कि हम इनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान इक़दामात ले रहा है क्या वो काफी हैं? भारत जाहिर है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाता है। भारत का मीडिया अभी भी पाकिस्तान के बारे में वो गलत बयानी कर रहा है। वो मेरे ख्याल में फ्रंट है जिस पर पाकिस्तान को टैकल करने की जरूरत है। अदरवाइज उनका मैंडेट है फैटफ का, जो भी इक़दामात हम ले रहे हैं। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। फैटफ के हवाले से जो पेरिस में 3 रोज़ा उसका फैसला आज होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं, अदरवाइज जून तक पाकिस्तान को इस हवाले से मोहलत दी जाएगी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में भी बात की थी, अब जरा डिटेल में कर लेते हैं। कोरोना वबा के हवाले से मस्बत केसेस और अमवात में नुमाया तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है, और कल मैं अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा कर रहा था कि कितना मुश्किल, कितना बुरा और कितना खतरनाक वक्त हमने देखा, और अल्लाह ने फिर हमें ये सूरत हाल दिखाई है। खैर, इस सूरत हाल के बायस अब NCOC ने भी पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है, हालात बेहतर हो रहे हैं। मुल्क भर में 15 मार्च से इंडोर जो शादी की तकारीब हैं, मज़ारात हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कारोबारी सरगर्मियाँ और पार्क्स की बंदिश का दौरानिया और घर से जो लोग काम कर रहे थे, इसमें 50% अमले की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। मुहिम की बात करें तो वजारत सेहत के अहकामात के बावजूद मुल्क भर में हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की शरह में बेहतरी नहीं आई है। वजारत सेहत ने वफाक में भी हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि 8000 रजिस्टर अमले में से अभी तक सिर्फ 3200 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो सकती है। अच्छा, मुझे लगता है कि हेल्थ वर्कर्स यही सोच रहे हैं कि जब कोविड हो नहीं रहा, केसेस बढ़ नहीं रहे, तो वैक्सीनेशन क्यों करवाएं? ये गलत सोच है, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। खैर, महकमा सेहत सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। वजीर सेहत सिंध अजरा अफजल पिचोह ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि जो हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। अब ये बात वही पहुंच गई, याद है मैंने सवाल किया था ये कि कोई सजा होनी चाहिए, तो डॉक्टर फैसल ने हमें कहा था कि आप बेसिक राइट्स तो नहीं छीन सकते। खैर, अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो रही है। और पंजाब में भी बात की तो वैक्सीन ना लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को वार्निंग जारी कर दी गई है। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया सुबह सुबह हमें। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने पाबंदियों, NCOC ने पाबंदियों में नरमी किया, हाँ, इनकी तो नो डाउट बहुत एफर्ट्स हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर साहिबा। लेकिन चूंकि आपकी कोशिशें हैं और हम आपसे ऑन एंड ऑफ इस सवाल से डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन जहां पर एक तरफ नरमी की गई है तमाम तर पाबंदियों में, बट स्टिल आप किस तरह से देखती हैं कि अभी हमें एहतियात की जरूरत है? और स्टिल अगर तमाशाई आ रहे हैं, शादी हॉल्स खोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना तो मौजूद है। जी बिल्कुल, कोरोना मौजूद है। और आज इत्तेफाक से ये कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस जो है वो 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। तो आज एक
तकरीबन 1 साल हो गया और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर जो हम सब ने मिल के फेस किया। देखिए इस वक्त ये पाबंदियां और ये सारी चीजें हमारी सारी कौम ने बड़ा कोऑपरेट किया, हम लोगों ने बड़े मुश्किल वक्त देखे, मगर अब वो वक्त आ गया कि जब लाइफ को दोबारा नॉर्मलसी की तरफ लाई जाए। काफी हद तक लोग भी अब इस चीज को समझ चुके हुए हैं, SOPs पे अमल दरामद करने को बहुत लोग इसके ऊपर करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ये तमाम पाबंदियां जो हैं ये लिफ्ट की जा रही हैं 15 मार्च से, मगर इसके साथ साथ SOPs पे सख्ती से अमल दरामद भी इसका इस जो अभी स्टेप लिया गया नन्मी का, वो भी इसके साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। दूसरी बात ये कि अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है पूरी दुनिया में और तकरीबन 2017 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त ग्लोबली वैक्सीनेट हो गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब ये वबा जो है इंशाल्लाह ताला ये अब डिक्लाइन की तरफ जाएगी और बहुत सारे ममालिक जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल आगे बढ़ गया है वहाँ पर हम डिक्लाइन भी देख रहे हैं केसेस में। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान में भी अब ये वैक्सीनेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड होता जा रहा है, इसका दायरा कार वसी होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये वबा जो है ये में आ जाएगी, मगर एहतियात अभी भी हमें बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब अब यहाँ पे ये बड़ा ही मुश्किल सवाल इस मौके पे ये पैदा हो गया कि जब हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि मुझसे ओबियसली हम कॉमन पीपल कॉमन सिटीजन से बहुत बेहतर समझते हैं हेल्थ के मामलात को, वो अगर वैक्सीनेशन की जानिब जाने से कतरा रहे हैं तो हुकूमत के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आम लोगों के लिए जो वैक्सीन हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मंगवा रहे हैं वो उनको हम वैक्सीनेट करें। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? सिंध में तो जो वजीर सेहत है उन्होंने कहा जी कि हम आपको नौकरियों से फारिग कर देंगे, लेकिन ओबियसली ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के भी तो खिलाफ है ना। जबरदस्ती आप मेरी बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होगा, क्या है आपके माइंड में इसको लेकर? इसके लिए मैं ये नहीं समझती कि डॉक्टर्स का रिफ्यूजल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे डॉक्टर्स से मिली हूँ इन वैक्सीनेशन सेंटर और उनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है। एक्चुअली ये रिफ्यूजल नहीं है, थोड़ी सी रिलक्टेंस है, वो थोड़ा सा वेट एंड सी करना चाह रहे हैं कि उनका कोलीग्स जो लगवा रहे हैं उनको क्या उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, अब जैसे डॉक्टर फैसल ने परसों खुद लगवाई है वैक्सीन, जो कि मैं समझती हूँ तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया है और हमें इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं कि अब ग्रेजुअली जो है वो वैक्सीन लगाने वालों की तादाद में एक इजाफा हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं इस्लामाबाद के फिगर्स आपके साथ शेयर करूँ कि तकरीबन कोई 13,500 रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और उनमें से अभी 5,000 को लगी है, क्योंकि जो स्केड्यूल दिया जाता है वो अभी स्केड्यूल 7,000 लोगों को दिया गया था। एवरीडे हर एक को मैसेजेस जाते हैं, तो 7,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये मैसेज किया था, जिसमें से 5,000 लोगों ने लगवा ली है। कल 15,000 लोगों ने पूरी पाकिस्तान में लगवाई, परसों 13,000 लोगों ने लगवाई, तो अब ये नंबर्स एक ग्रेजुअली इजाफा आ रहा है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। डॉक्टर साहब सिंध हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी जो हेल्थ वर्कर्स नहीं लगवाएंगे या वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये बड़ी एक एक्सट्रीम कंडीशन है ऑब्वियसली, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया था। किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को भी? देखिए मैं समझती हूँ कि इस तरह की सख्ती जो है वो मुनासिब नहीं है। हमारे पास और तरीके हैं उनको कन्विंस करने के। अगर ये लोग खुद जब हमारे सीनियर्स लगवाएंगे, डॉक्टर्स लगवाएंगे, मिनिस्टर्स खुद लगवाएंगे, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, क्योंकि एक बात याद रखिए कि डॉक्टर्स सबसे डिफिकल्ट पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा वो लोग हेजिटेंसी है विच आई थिंक दे विल ओवरकम विद टाइम। और नजर भी कि अब दोबारा वो वैक्सीनेशन की तरफ आना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिवाय एक मिस्टेक के, हमने आपको याद है, मुझे याद है जिस दिन ये पहला पेशेंट आया था उस दिन आपके साथ एक शो मैंने किया था ऑन स्टेट टीवी, हम इकट्ठे थे और आप जेल में बात हुई थी। सिर्फ एक ईरान बॉर्डर पे होने वाली गलती के अलावा हुकूमत ने बड़ा अच्छा केटर किया। इवन यूके से बेहतर हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहा। अब क्या आने वाले वक्त के अंदर हम इस चीज को मैंडेटरी कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से जो लोग पाकिस्तान से बाहर फ्लाई करें वो वैक्सीनेटेड हो, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हो जैसे कि पोलियो वगैरह के लिए कुछ ममालिक ने लगाई हुई है, कुछ इस किस्म की पॉलिसी भी आ सकती है आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल आ सकती है और मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड ओवर अब ये ट्रेवल सैंक्शंस होंगी और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो डेफिनेटली चाहिए होगा। अभी उससे तक तो ये वाली इसकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी और मेरा ख्याल है कोरोना का नेगेटिव टेस्ट भी, ये कुछ डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल में आपने वंस अगेन हमसे बात की। डॉक्टर नौशीन वैक्सीन के हवाले से बता रही। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात होगी कुछ
खाने की, रोटी की। रोटी के साथ कुछ और भी होता है ना? हाँ खाली रोटी होता है। नहीं, फरियाल हमें बड़ा मुख्तलिफ खाना खिलाती है। वैसे फरियाल सोशल मीडिया पे लोगों के बहुत दिल ललचाती हैं और जब उनके व्यूज आते हैं तो हमारा दिल ललचाता है। अच्छा, मुझे इतनी जगह पता नहीं फरियाल निकाल के कहाँ से लाती हैं। और वैसे हिम्मत की बात और है। लाहौर मुझे हर दफा इंप्रेस कर देता है, मतलब हर दफा कोई नई जगह, एक सीरी पाए 18 जगहों पे डिफरेंट। कैसे कैसे कर लेते ये हैं? लाहौर आपको इम्प्रेस कर रहा है? चलें फिर ठीक है, ये अच्छी बात है, इस बारे में बात यकीन नहीं आता इनको वैसे। खाने के मामले में यस। हाँ, यू शुड प्रेज लाहौर के। अब तो कलंदर्स के मामले में भी यस वैसे impress हाँ, कर रहा है। यही कहने वाली थी मैं आपको, लाहौर कलर, फिर आपने कहना लाहौर कलर्स की। अच्छा जी, खाने की बात हो रही है। फरियाल राना टेम्पल रोड पे हमें हनीफ के मशहूर सीरी पाई खिला रही है। ओए होए होए, तबाही। विजुअल्स देख के आपका दिल लल जाएगा। देखते हैं देसी फूड। लाहौर जिंदा दिलों और खुश खुराक लोगों का शहर है। और अगर बात की जाए नाश्ते की तो नान चनों के बाद दूसरा मकबूल तरीन नाश्ता जो है वो है सीरी पाए। आज मेरा भी सर्दियों में दिल किया कि जाकर सीरी पाए खाए जाएं, इसीलिए मैं आज आई हूँ टेम्पल रोड पर हनीफ सीरी पाए वालों के यहाँ। आए चले कस्टमर से भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो इतनी देर से यहाँ आ रहे हैं और सीरी पाए क्यों खा रहे हैं। हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं। आप मुझे बताएं अभी आपने क्या ऑर्डर किया है? मैंने सीरी पाए ऑर्डर किए हैं यहाँ के। तो आपने लाहौर में कहीं और से भी पाए वगैरह ट्राई किए होंगे। जी। तो आपको क्या टेस्ट का डिफरेंस लगा? क्वालिटी का, क्वांटिटी का, टेस्ट का? नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। और छोटे, यानी ये छोटे बकरे के पाए हैं तो, लेकिन टेस्ट के वाइज जो है ना बहुत अच्छे हैं। यानी आप यहाँ से पाए कब से खा रहे हैं? मुझे एक अरसा हो गया यहाँ से खाते हुए, छोटी सी उम्र में से खा रहा हूँ। जब ये मुजंग के अंदर होते थे, जब से हम लोग खा रहे हैं यहाँ से पाए। आप बचपन से पाए खा रहे हैं यहाँ से, तो तब से लेकर अब तक कोई टेस्ट का डिफरेंस लगा? नहीं, टेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं। टेस्ट इनका एक से चलता आ रहा है जब से। ऐसी क्या पाए में खास बात है जो आप सिर्फ यहीं पर आके खाते हैं? देखिए, इनके मिर्च मसाले जो है ना वो बड़े मुनासिब होते हैं, जिससे हमारे अंदर ना जलन नहीं होती। बकाया आप और कहीं से जाके खाते हैं ना तो उसके बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम लोग ना इसी को लाइक करते हैं, यहीं आके हम लोग खाते हैं। मैं हल 20 साल से खा रहा हूँ। 20 साल से खा रहे हैं? अच्छा, तब से 20 साल से अब कोई टेस्ट का डिफरेंस लगा आपको? टेस्ट बहुत ही अच्छा, हर चीज़ का इनका अलग-अलग टेस्ट होता है। मगज़ खाएं उसका अलग टेस्ट है, पाए खाएं अलग टेस्ट है, ज़ुबान खाएं अलग टेस्ट है। बहुत ही एक जैसा रिजल्ट आ रहा है अभी तक। अच्छा, यहाँ के पाए में क्या खास बात है जो कहीं और नहीं मिलते? ये बड़े साफ़ सुथरे तरीके से पकाए गए होते हैं और ऐसे ही फील होता है जैसे हम घर से घर में ही पके हुए हैं। आप नाश्ते में सीरी पाए को क्यों प्रेफर करते हैं? ये इसलिए कि एक तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और दूसरा वैसे भी लाहौर की पहचान है ये, मतलब देसी खानों में ना। आप यहाँ से सीरी पाए कितने अरसे से खा रहे हैं? बहुत साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, बल्कि जो कह सकते हैं जब से होश संभाली है तभी से। आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। मैंने जैसे सुना था तो उससे बहुत बेहतर जो है वो पाया, तो काफ़ी बेहतर टेस्ट है इनका यहाँ पर। आपने और भी काफ़ी जगह से पाए वगैरह खाए होंगे, तो आपको यहाँ का और कहीं और खाने से क्या डिफरेंस लगा? यहाँ पे दो चीज़ें मुझे अभी तक जो है वो बहुत अच्छी लगी। एक तो यहाँ पे जो सर्विस का रिस्पांस है वो बहुत बेहतर है, और दूसरा ये कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस यहाँ पर जो सफाई का जो इंतज़ाम है वो काफ़ी बेहतर है, और टेस्ट इनका बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा टेस्ट। आपको यहाँ का नाश्ता कैसा लगता है? नाश्ता ऐसा मैं कहता हूँ पूरे लाहौर में कहीं नहीं है हनीफ सीरी पाए जैसा। स्पेशली मैं तकरीबन यानी हर वीक एक बार यानी मस्ट हम आते हैं तकरीबन। और आपने क्या ऑर्डर किया था? एक पाया और एक ये खद ऑर्डर की हुई है। अच्छा, तो आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी बिल्कुल हाइजेनिक भी और साफ़ सुथरा भी और अच्छा टेस्ट है। यानी आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत बेहतरीन और जायकेदार टेस्ट है यहाँ का, और यहाँ के जो नान है वो तो बहुत मज़े के, तिलों वाले गरम गरम नान। अच्छा, आप कब से आ रही हैं? मैं तकरीबन अब 2-3 साल से हम सऊदीया से इधर आए हैं, तो हम तकरीबन हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा ज़रूर नाश्ता करने आते हैं इधर बच्चे के साथ, बेटे के साथ। सऊदीया जाने से पहले आप पाकिस्तान में थी ना? हाँ जी। तो सऊदीया जाकर आपने पाकिस्तान के खाने वगैरह मिस किए? हाँ जी, वहाँ हमने ये खाने बहुत ज़्यादा मिस किए, इसीलिए वहाँ जो है ना पाए शाए कम मिलते हैं, सऊदी जो नाश्ते ज़्यादा इन है। ये चीज़ें, ये पाकिस्तान की सौगात जो है बहुत अच्छी है, सीरी पाए और हलवा पूड़ी और ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ के सीरी पाए बहुत मज़े के हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर आतिफ हनीफ साहब। आप मुझे बताएं, आप ये काम कब से कर रहे हैं? रेस्टोरेंट तो स्टार्ट मेरे वाला साहब ने 1962 से किया था और 1997 से मैंने इस चीज़ को मैं अबू के साथ आ गया इस अपनी रेस्टोरेंट की लाइन में। तो तब से फिर मैं रेस्टोरेंट पे यहाँ पे मैं अबू के साथ ही फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि 2000 से लेके अभी तक रेस्टोरेंट पे जितनी भी कुकिंग है मैं खुद करता हूँ और सुबह फर्स्ट टाइम आते हैं अबू और तकरीबन 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं खुद रेस्टोरेंट पे हर चीज़ को हैंडल मैं खुद करता हूँ। आप 70 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या ख़ास बात है जो लोग आज भी आते हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ अल्लाह की बड़ी ख़ास मेहरबानी है कि अल्लाह ने कुछ हाथ में टेस्ट इस तरह का दिया हुआ है कि लोगों को पसंद आता है। और दूसरा, सबसे पहले तो इस चीज़ को बनाते हुए अपने दिल में ये होता है कि जी अल्लाह ताला की ज़ात हमें देख रही है, कुछ इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलत जो प्रोडक्ट है या कोई गलत इंग्रेडिएंट्स हम लोग ना यूज़ करें जो कि मुज़र सेहत हो। और दूसरी बात ये है कि इसको बनाते हुए सबसे पहले हमारे ज़हन में यही होता है कि इसको हमने खुद भी खाना है। पाई बनाने में कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? जी अगर सारा मेकिंग प्रोसेस अगर हम देखें तो कम से कम 18 आवर्स लगते हैं इसको मटेरियल को ला के इसको साफ़ करते हुए। उसके बाद इसको बॉइलिंग के प्रोसीजर में से गुजरता है। फिर रात 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं खुद इसकी जो कुकिंग करता हूँ। आप क्या क्या सर्व करते हैं? जी नाश्ते में हमारे पास सिर्फ जो पूरे वीक के अंदर तो होता है बकरे की सिरी पाए होते हैं, उसमें पाए आ जाते हैं, खद है, ज़ुबान है, मगज़ है और मटन जॉइंट्स होते हैं हमारे पास। और वेडनेसडे वाले दिन स्पेशलिटी हमारे पास सिर्फ देसी चिकन की होती है, वो सिर्फ वीक में एक ही दिन होता है। अच्छा, खाने में कस्टमर की ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है? जी डेली जो कस्टमर्स की ज़्यादा डिमांड होती है वो तो सुबह के टाइम मगज़ और मटन जॉइंट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं और फिर जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, मगज़ ख़त्म हो जाए तो फिर पाए की ज़्यादा डिमांड आ जाती है। माशाल्लाह 70 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो कोई मशहूर शख्सियात आती हैं, सिंगर, एक्टर या सियासतदान वगैरह? शुक्र इलाका के बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हमारे रेस्टोरेंट पे आती रही हैं और आती भी हैं। जिस तरह क्रिकेट टीम में आप देखें तो वसीम अकरम, आकिब जावेद और सिंगर्स में आतिफ असलम बहुत ज़्यादा आते रहे हैं मेरे पास। जब पंजाब असम्बली में भी जब सुबह का कोई इजलास वगैरह होता है तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से ही जाता है, हमारे सिरी पाए वगैरह ही जाते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर मिट्टी की हांडियाँ पड़ी हुई हैं, तो आप उसमें क्या सर्व करते हैं? मिट्टी की हांडियों के अंदर पैकिंग होती है खानों की, जो हमारे स्पेशली जो पाए हो गए या वेडनेसडे वाले दिन देसी चिकन हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, मेरे लिए नाश्ता आ चुका है, बकरे की मछली और पाए। अब मैं ट्राई करती हूँ। नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अभी बहुत कुछ है। बिल्कुल, और जब हमने एक्सप्रेसो शुरू किया था तो हमारे शो का सबसे अहम हिस्सा, अहम तरीन हिस्सों में से एक हिस्सा सफर शर्त था। No doubt। और इस सेगमेंट को डिजाइन करते हुए और प्लान करते हुए सबसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग इस बात पे की गई थी कि क्या हम ऑडियंस को एंगेज कर पाएंगे, करेंगे तो ऐसा क्या दिखाएं सफर में कि जिससे ऑडियंस एंगेज हो। तो हमने सोचा कि हम नॉर्दर्न एरियाज दिखाते हैं और फिर वकार अहमद मलिक साहब ने नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से वो सब कुछ बताया जो शायद इससे पहले ना किसी ने देखा ना सुना, किसी टीवी स्क्रीन पे नहीं आया। फिर अब जब सफर शर्त का नॉर्दर्न एरियाज वाला हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हुआ, वैसे तो बहुत कुछ अनटैप्ड उसमें अभी बाकी है, तो हमने कहा कि अब हम कुछ मुख्तलिफ आपके लिए करते हैं। और वो मुख्तलिफ करने के लिए वकार अहमद मलिक सहरा चले गए और उन्होंने सोचा कि हम वहां से कुछ खुतूत आपको लिखते हैं, सफरी खुतूत, बल्कि आपको दिखाते भी हैं हमारे नए सिलसिले में जो कि सफर शर्त का नया सीजन है। बिल्कुल, सफर शर्त का नया सीजन, नया सिलसिला, जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए वकार अहमद मलिक काफी अरसा थर में रहे और वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ उनके जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर किया और उसको इस सीरीज की शक्ल में समोया। सफर शर्त की नई सीरीज देखते हैं शहर नवद के खतूत के नाम से। इश्क मैंने भी किया है यारो, लेकिन इस दौरे सितम में मुझको हरफे बेमानी और मकसद से सरोकार नहीं। नस्ले इंसान की अफजाइश के एक पहलू पर हजारों अशार कोई दीवाना ही कह सकता है। घर के तब
बहते हुए सहरा में बबूल एक मुद्दत से हैं बाहें फैलाए। बदलियां दूर से आती हैं, चली जाती हैं, और मैं घर में सफर हूं कब से। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र इरशाद के साथ सहरा थर से सलाम। और उसके बाद ये है कि सहरा नवर्द के जो खतूत हैं उनका सिलसिला जारी है। ख़त है आपके नाम थर सहरा से, और इन खतूत का एक ख़ासा ये है कि इनमें खुशी भी है, खुशखबरी भी है, मायूसी भी है, और ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। इस वक्त मैं जिस जगह आया हूँ ये एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, ये उनका घर है, और वो घर तो भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि माई भागी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हमारी, ये उन्हीं की फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और माई धाई के बारे में आप तो जानते हैं कि वो ढोल बजाती थी, ये ढोलक बजाती हैं और बहुत कमाल ढोलक बजाती हैं, और बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं, और इनसे हम मुलाकात करेंगे। आपका नाम जो है वो मरियम नाज है? जी हाँ, मेरा नाम मरियम नाज है। और आपका ताल्लुक जो है वो माई भागी के खानदान से? जी हाँ, माई भागी के खानदान से है आपका ताल्लुक है। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से गा रही हैं? मैं छोटी थी तब तो ढोलक बजाती थी। अच्छा। अब तो 10 साल। एक तो हमें तो समझ आ रहा है कि गुजरात है इसमें। हाँ, गुजरात का देश है। अच्छा। वो लड़की बोलती है तो मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ, मैं इधर ही बैठी हूँ। कि मेरा लाल बन जा के मेरा अच्छा बंदा है तुम, मैं आपके साथ नहीं चलती हूँ, इधर ही बैठी हूँ। अच्छा, ये मुझे वो मुल्क नहीं अच्छा लगता है, मैं इधर ही बैठी हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये जो आपके साथ हारमोनियम पे हैं, जी हारमोनियम बजाना जी, ये जो इनको कब से, यानी आपके साथ ही हैं? जी हाँ, मेरे साथ ही है। ठीक है। और ये हारमोनियम आपके साथ प्ले करते हैं? जी। इन्होंने कहाँ से सीखा है हारमोनियम? हमारा तो काम ही ये है। मैं फकीर हूँ तो हारमोनी बजाता हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ और बड़ा ही ढोल बजाता हूँ। अच्छा, काम भी यही है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। सिंधी गीत है याद? जी जी हाँ, मैं सुनाती हूँ। ठीक है। मुझे आपकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने वो सुना होगा कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती। जी हाँ। मौसीकी जो है वो बिल्कुल दिल में उतरती है, और आवाज़ अच्छी हो, और आपकी आवाज़ बड़ी कमाल है। तो इस जो अभी आपने गाया है इसका थोड़ा सा बताएंगी कि? ये सिंधी वाला गीत है जी। ये बोलती है कि आपको थर का ये बिट्टू है, हाँ, ये बेट है, ये तुम चला जाएगा तो आपको याद आएगा। वाह वाह, अभी आप इधर आए हैं, हाँ। आप उधर जाएंगे आपके मुल्क, तो अभी बिट्टू याद आएगी। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने। काकू वाला घर है, ये मेरा मकान है, ये आपको रात का सोने के टाइम अभी याद आएगा। तो गरीब का घर है, कख है, वाह वाह, खाना झोपड़ा है। हाँ, जिसको हम कहते हैं जरिया रोजगार, ये जो आपका खर्चा चलता है। जी जी। वो खर्चा आपका सारा यही काम है? जी, हमारा काम यही है, मैं गाती हूँ, बजाती हूँ, राजू गोटो में जाती हूँ, सरकारी में मुझे प्रोग्राम मिलता है, रेडियो का प्रोग्राम मिलता है। तो कोई गुजारा हो जाता है या क्या? आपकी दुआ से होता है गुजारा। आते हैं हमारे गांव में तो उसको मैं आदरमान देते हैं, उसको कहते हूँ अरे पोपटिया। बहुत अच्छा। पोपटिया से क्या मुराद है? ये पोपटिया से ये बात है, जो मेहमान आप आए हैं हमारे जी, घर, जी, 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 जी। मैं बोलती हूँ पोपटिया कभी आओ नहीं मेरे आंगन। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे आंगन आए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। नहीं, ये तो हमारी खैर इज्जत अफजाई है, और हमारी बड़ा फख्र का, और किसी आर्टिस्ट और किसी फनकार के घर जाना ये बहुत मतलब मेरे लिए अपने एक सादत है, बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, दिल के बड़े लोग हैं। मुझे अभी कोई बता रहा था कि आपके कोई 15 मेहमान भी होते हैं, और इस हवाले से आप बड़ी फराग दिल और खुले दिल की हैं। हालांकि आपका जो अभी चलाता है हमारा काम चलाता है खुदा है, तो खुदा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरियम, मैं ये चाहूँगा कि आप जितनी बड़ी फनकारा हैं, मैं आपका घर को भी एक दफ़ा देखना चाहूँगा कि आपका घर कैसा है। वो आप खुद दिखाएंगी मुझे, लेकिन घर देखने से पहले अगर आप कुछ और थर के हवाले से कोई ऐसा गीत या कोई जो आपके ज़हन में आता है कोई? जी हाँ, आता है। वो क्या है? वो है गाना, इसका क्या मतलब है? ये तो हमारा थर के बनिया है, खेत है जी, ठीक है। खेत बोकता हूँ, ठीक है। उसमें छाया होता है, गिदरी होती है, ठीक है। उसमें छाया ऐसा झोपड़ा होता है, उसमें बैठती है। बिल्कुल ठीक है। वो बोलती है कि मोकल दे दो तो मैं जाऊँ आपके साथ, आपके मायटे जाऊँ। हाँ, आपके वालदा के पास जाऊँ। अच्छा 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 अच्छा। उधर मेरे वालदा के पास खेत है, वो तो गिदरी है, छाया है, मैं खाऊं, उधर ही जाऊँ।
घूमने के लिए। वाह 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 वाह। मुल्क है आपका, आपकी तरक्की जो ये सुनी मारवी का मुल्क का, मारवी का गीत है। वाह वाह। अच्छा, इसमें कहीं खारे पानी का जिक्र आया था। खारा पानी वो बोलती है तो मीठा पानी है ना, वो मैं पीता हूँ। खारा पानी है वो मैं माल को पिलाती हूँ। अच्छा, पिलाती हूँ माल को। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगले हफ्ते सफर शर्त के इस खत के दूसरे हिस्से में देखिए मरियम नाज का घर और पाकिस्तान की इतनी बड़ी फनकारा की गुजर बसर कैसे होती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सहरा नवर्द के खुतूत आपने देखे, क्या जबरदस्त सिलसिला है। मुझे खुद देखने में इतना मजा आ रहा था। हमें फीडबैक देते रहा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और रुकेंगे नहीं, आपको सरप्राइजेस देने में कुछ और भी हमारे पास। पाकिस्तानी खवातीन की बात हम करें तो एक्सप्रेसो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर मैदान में अपना नाम, अपना लोहा मनवा रही हैं, वो चाहे खेल हो, तालीम हो, टेक्नोलॉजी हो, तिब का शोबा हो या कोई भी शोबा जिंदगी हो। अब खवातीन पीछे रहने वाली है नहीं। जैसे पाकिस्तान की बेटी ज़ारा नईम डार, उन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही ACCA सर्टिफिकेशन के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसमें पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया, हमारे शो में भी आई। इसी तरह हम अगर खेल के मैदान में चले जाएं तो कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें खवातीन हिस्सा नहीं ले रही और अब तो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रही हैं। बिल्कुल, चाहे दुश्वार गुजार रास्ते हो, हर चीज के लिए खवातीन मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं और वैसे भी फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होती है। हमारे साथ इस वक्त 2 पाकिस्तानी लड़कियां मौजूद हैं। हम उनको खवातीन कहेंगे, लड़कियां कहेंगे, बहुत कम उम्र है। पर मारा जिन्होंने चोलिस्तान जीप रैली में एंट्री दी और कामयाबी नहीं हुई, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने बुलंद हौसलों का सबूत फराहम कर दिया। इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है पलवशा और मायरा। दोनों को हम वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो गर्ल्स। कैसी हैं आप दोनों? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र। आपको बताते चलें कि पलवशा जो है वो जीप रेसर है, कार रेसर है। उसके साथ साथ जो मायरा है वो नेविगेटर है। और आज हमने इनको इसलिए बुलाने का इमरान सोचा क्योंकि नॉर्मली हमने जब इनकी जो जीप रैली की फातेह थी उनको तो हमने शो पे बुलाया, लेकिन ये कम उम्र तरीन लड़कियां थी जिन्होंने इनकी बताना फुटबॉल प्लेयर्स, नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं ये। पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेल चुकी हैं। सो दिस इज अनदर अचीवमेंट। अब इट्स ग्रेट टू हैव यू। सबसे पहले तो ये बताओ आप पलवशा, आपसे ही मैं पूछूंगा कि लड़कियां तो अगर स्पोर्ट्स खेलें भी तो ज्यादा से ज्यादा बैडमिंटन खेल लेती हैं या कोई हल्का फुल्का स्पोर्ट्स खेल लेती हैं। आपने कार रेसर बनने का फैसला, और पाकिस्तान में ये फैसला इट्स वेरी हार्ड, कैसे किया ये फैसला? मेरे जो फादर हैं वो खुद एक रैली ड्राइवर हैं, तो पिछले 2 साल से वो रैली में हिस्सा ले रहे थे, तो मैंने उन्हें जो है रेसिंग करते हुए देखा है, तो आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट एज वेल। और उसके बाद जो मैंने उनसे इस चीज़ का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया और उन्होंने कहा, काफ़ी बैकअप किया और मुझे कहा कि इस साल चोलिस्तान रैली में वो मुझे पार्टिसिपेट करवाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मायरा, फुटबॉल और कार रेसिंग दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आप लोग नेशनल लेवल पे फुटबॉल भी खेलते हो और अब आप लोगों ने जीप रैली में पार्टिसिपेट किया, ये 2 डिफरेंट चीज़ें कैसे कंबाइन हुई? मैं इसके अलावा क्लाइंबिंग भी करती हूँ, मार्गला हिल्स में रॉक क्लाइंबिंग भी और वॉल क्लाइंबिंग भी। तो मतलब मुझे डिफरेंट स्पोर्ट्स करने का शौक है और फुटबॉल, क्योंकि मेरे बाबा भी फुटबॉल प्लेयर थे अपने टाइम में, तो इसलिए मैंने फुटबॉल शुरू की, फिर उसके साथ साथ स्कूल से क्लाइंबिंग शुरू की। और अब फिर जब मैंने पलवशा से जब मेरी दोस्ती हुई तो मुझे पता चला कि गाड़ी का है इस तरह सारा, तो मुझे गाड़ियों में वैसे इंटरेस्ट है, तो फिर मैं इस फील्ड में भी आ गई। अच्छा, यूजुअली जब खवातीन को या बच्चियों को घरों में ड्राइविंग सिखाई जाती है तो नॉर्मली भाई या अब्बू गाड़ी देने से गुरेज करते हैं कि कहीं ठोक न दे गाड़ी, तो आपको इतनी बड़ी गाड़ी रेसिंग के लिए बाबा ने दे दी। दोनों से मेरा सवाल है, जो भी जवाब देना चाहे, तो वाज़न्ट इट सरप्राइजिंग फॉर यू, और कितना कॉन्फिडेंस आपको मिला अपने फादर से, जैसा कि आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन वो हैं कि आप रेसिंग करें जाके? ये ऐसा नहीं था कि वो पहली बार उन्होंने मुझे वो गाड़ी सिर्फ जो है डेजर्ट में दी थी। मैं पिछले 4 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ, तो ये गाड़ी मैंने जो है रोड पर तो काफ़ी बार चलाई है। तो खुद भी मेंशन किया, गाड़ी चलाना एक डिफरेंट चीज़ है और इस तरह से रेसिंग ट्रैक पे जाना, और जब हम बात करते हैं चोलिस्तान की तो बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। सो कभी कन्फ्यूजन या किस तरह की ट्रेनिंग आपने बेसिकली की? बेसिकली हम जो है रेस से तकरीबन हफ्ता एक पहले गए थे, तो वहाँ पे हमने जो है रेकी वगैरह की, हमने ट्रैक देखा और ट्रैक काफ़ी इजी था स्टार्ट में, क्योंकि उस टाइम तक इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे जो है रेकी के लिए नहीं आई थी, तो उस टाइम पे ट्रैक काफ़ी जो है वो सही था। लेकिन रेस से तकरीबन 2 दिन पहले
या एक दिन पहले जो है ट्रैक की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, तो तब हम जब रेकी पे गए तो ट्रैक टोटली चेंज हो चुका था और काफ़ी टफ था, काफ़ी रफ हो गया था। और ये है कि एक न्यू एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ चला के। चलें, यही है। अच्छा मायरा, आप ये बताइए, आप चूंकि बतौर नेविगेटर साथ होती हैं, ओबियसली मैप गाइड करती हैं आप, तो ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात मुझे लग रही है। एक रेसर के साथ उसकी जो बैकबोन होता है वो नेविगेटर होता है, जो उसको रास्ता बता रहा होता है। इसके लिए आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है? बिकॉज टाइम बहुत कम होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेस के अंदर, और फिर राइट वे में जाना। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट मायरा? आपकी क्या ट्रेनिंग है इस को लेकर? मुझे पलवशा के बाबा ने गाइड किया था इस चीज़ में कि मैप और कैसे करना है, और उनके जो इसके बाबा के जो नेविगेटर थे उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था। तो जब हम रैकी वगैरह करते थे तो हम दोनों ही आपस में जाते थे ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बने। तो अंकल हम दोनों को ही भेजते थे, तो मैंने वहीं पे फिर बस मैप वगैरह सीखा और सारा वहीं पे मैंने उनसे ही गाइडेंस ली थी सारी। जबरदस्त। तो ये बताएं कि अगली बार भी आप लोग पार्टिसिपेट करने का इरादा रखते हैं और क्या प्लान्स है फ्यूचर में? कहीं इस बार तौबा तो नहीं कर लिया आपने कि आइंदा नहीं जाना? नहीं, अगली दफ़ा भी जाना है हमने। अभी रिसेंटली अभी एक रैली आएगी थल की आएगी, उसमें हम दोनों ने जाना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो अब क्या थल की रैली के बाद कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि पलवशा कह रही है कि उनके फादर की तरफ से उनको ये चीज़ है और सपोर्ट भी है आप दोनों के पेरेंट्स की, सो इसको आगे लेके फर्दर कंटिन्यू करने का प्लान है पलवशा? जी इंशाल्लाह व्हेन द राइट टाइम कम्स, तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा, ये एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है कि जिसकी जानिब ओबियसली बहुत सारी खवातीन तो बिल्कुल नहीं आते, हजरात भी नहीं आते, क्योंकि इसमें आपको कार बड़ी प्रॉपर चाहिए ड्राइव करने के लिए, फिर ओबियसली ट्रेनिंग चाहिए, आपका थोड़ा जिसे कहना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए, आपको आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप जब आ ही गई हैं आप इस फील्ड के अंदर, तो आपको लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी विमेन इसको एज अ प्रोफेशन भी लिया जा सकता है आने वाले वक्त में, या महज शौक ही रखेंगी आप? जी लिया जा सकता है बिल्कुल, बल्कि हमारी जो सीनियर रेसर्स हैं, फीमेल जो रेसर्स हैं, वो इसको जो है एज अ प्रोफेशन ही लेके चल रही हैं अब। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो आगे भी हमारे अलावा भी जो फीमेल रेसर्स आएंगी, तो इसको एज अ प्रोफेशन लेके वो चल सकते हैं आगे। ठीक हो गया। हमारे प्लेटफॉर्म से पलवशा मायरा कोई मैसेज उन तमाम लड़कियों के लिए जो आपको आइडियलाइज करती हैं? ऑब्वियसली जीप रेसिंग और कार रेसिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, और उसको कंटिन्यू करना एज अ फीमेल इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप दोनों ये काम कर रही हैं, आप दोनों रोल मॉडल्स हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए। कोई मैसेज हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आप देखने वालों को देना चाहें? सो मायरा, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं उनको चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं और लड़कियों को भी इस फील्ड में लेके आऊँ, और जिनको जिस चीज़ का भी शौक़ है, रेसिंग के अलावा भी, बेशक फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जिनको शौक़ है वो इस चीज़ में आगे आएँ, उनको हम हेल्प करेंगे आके इस चीज़ को प्रमोट करने में। चले, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पलवशा, आप चूँकि फुटबॉलर भी हैं दोनों, तो फुटबॉल का क्या फ्यूचर है? फुटबॉल तो मेरे में लड़कियाँ खेल ही सकती हैं, कॉलेज स्कूल लेवल के ऊपर भी खेल सकती हैं, तो फुटबॉल का क्या फ्यूचर आप देख रही हैं? इस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी हमने भी स्टार्ट तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट से ही लिया था, और आज माशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल टूर करने वाले हैं हम लोग। तो फुटबॉल का तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का, फुटबॉल का काफ़ी स्कोप आ रहा है। तो जो लड़कियां इस हवाले से आगे आना चाहेंगी, हम लोग भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी फ़ुटबॉल एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्पोर्ट है, मेंटली भी और फिजिकली भी काफ़ी जो है वो काफ़ी हेल्दी स्पोर्ट है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच पलवशा। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कार रेसिंग हो, कोई भी फील्ड आप लोग या कोई भी पैशन आप अपना परस्यू करिए, उसमें वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया जी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। प्रोग्राम आजकल के दिनों में और पीएसएल का तस्करा बार बार ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो शाम को कॉम्प्रिहेंसिव हम बात करते हैं, लेकिन अब भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता और क्या खूब जीता। और हमने कहा था जीत का रंग लाल है, लेकिन अब जीत का रंग भी लाल है और कुछ लोगों का रंग पीला है। कल के मैच को देखकर बड़ा जबरदस्त कल यार। ठीक है, अच्छा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, जिसके बाद कराची किंग्स के बाबर आजम और शर्जील खान ने खूब फेंटी लगाई इस्लामाबाद के बॉलर्स की और 115 गेंदों पर 176 रन की पार्टनरशिप की। उसके बाद 4 छक्के मारे थे। हाँ, 4 छक्के मारे थे उन्होंने शादाब खान की गेंदों पे, शर्जील खान ने, और उसके बाद 3 विकेटों के नुकसान पर जो है 196। इतना बड़ा टारगेट दिया। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जवाब में, ये पहाड़ जैसा अदब था लेकिन इसको पहाड़ समझा नहीं, राई समझ के इस टारगेट को हासिल कर लिया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, एलेक्स हेल्स ने जिस तरह से आगाज किया, फिर इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह से छिड़काव किया उसके ऊपर, और हुसैन तलत ने जो कि 42 रन बनाए, आए हाय, मतलब शानदार। तो बहुत ही जबरदस्त मैच, रो के मैच जीता है ना। पहले देखें कितना अच्छा टारगेट दिया था। के मैच नहीं जीता आपने, बहुत अच्छा मैच जीता। खैर, इस पे बात करते, हम जो कि बात कर रहे हैं तो इस हवाले से फ़हीम अशरफ। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच था और हमने अपने, अच्छा, ये जो सारी बात हमने बताई, इस पे हमें तबसरा लेना है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, लेकिन इससे पहले कि डेली एक्सप्रेस, इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, तो एक बात जो मैं कह रहा था कि हर कामयाबी के पीछे एक स्टोरी होती है, नो डाउट, और उस स्टोरी के अंदर जो कहानी मौजूद होती है, जो उसकी रूह होती है, उसके अंदर ही बेसिकली वो खुद एक्सप्लेन करती है कि ये जो शख्स एक बड़ा आदमी बना है, उसके पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल है। ऐसी स्ट्रगल्स को हमने एक पैकेज की सूरत में समोने की कोशिश की है, मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए, और उनकी प्रोफाइल्स आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आज की जो हमारी प्रोफाइल है वो है फ़हीम अशरफ की। उनका ये सफर कैसा रहा क्रिकेटिंग का, आपको दिखाते हैं। इसे पैदा होते ही जैसे ही होश संभाला, इसके अपना प्लास्टर का बल्ला और गेंद इसके हाथ में थी कि मुझसे चोरी छुपे बचपन में खेलता था। मुझे शौक़ था कि बच्चा एजुकेशन पहले मुकम्मल करे, बाद में अपना खेले। मेरे दूसरे बच्चों को इसकी वालदा को पता होता था, घर से पहले पूछ लेता था, अब्बू तो घर पे नहीं है। जब पता चलता था अब्बू नहीं है, फिर आज़ादाना जाता था बाहर से खेल के। जब पता चलता अब्बू घर पे हैं, फिर वो अपने गेंद बल्ले को छुपा के फिर आता था। कभी इसकी कोई शिकायत मुझे स्कूल से इसकी नहीं मिली। फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, भाई नवीद, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि अब्बू मुझे ज़्यादातर यही कहते थे कि स्टडी कर लो, बाकी भाई भी मुझे इतना कुछ कहते नहीं थे। भाई ने एक दिन घर आया, मैं उस दिन मैं भी लेट आया था दफ्तर से, खेल के आया, उस सामान उसने वहाँ सीढ़ियों पे रख दिया और मुझसे पूछने लगा अब्बू घर है? मैं कहा मैं देखता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने देखा अब्बू किधर है, अब्बू दूसरे कमरे में थे। मैंने उसका सामान पकड़ा, मैंने ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर किया और उसे कहा आप घर चले जाओ, अब्बू दूसरे कमरे में है। वालिद साहब से डांट तो मुझे बचपन से बड़ी पड़ी है। पहले डांट पड़ती थी कि मैं पतंगबाजी बचपन में बड़ी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उस डांट की वजह से मैं साथ साथ अपनी स्टडी को जरूर कैरी करता रहूँ। फुल गर्मी में, मई जून में आप इसी ग्राउंड में इसने आ जाना और नदीम जूरा ने इसके साथ होना। दोनों ने इधर इतनी प्रैक्टिस करनी, 100 गेंद कर देनी। लोगों ने इनको कहना कि ये पागल हैं। टेप बॉल का मैच हो रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20-25 ਓਵਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰ। ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਫਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਹੀਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ वो फहीम नाल आके शेयर करता सा, उन्होंने मैं उनके वास्ते तैयार करता था कि इस तरह करना मेरा। सिर्फ और मैं बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। जब वो टूर से वापस आता है हम मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मौसीकी का शौक़ रखते हैं, वो गैरी संधू को सुनते रहते हैं और इसी ग्राउंड में वो खेलता रहता था और इसी ग्राउंड के साथ उसकी यादें जुड़ी। प्रैक्टिस पहले तो मैं करता था अपने गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वहाँ के जो हेडमास्टर थे उन्होंने ग्राउंड ऐसा बंद किया कि उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो सकी। तो मैंने अपने खुद अब अपने लिए भी प्रैक्टिस का इंतज़ाम किया और ग्राउंड में भी पिचेस बनाई है ताकि लड़के दोबारा से क्रिकेट अपने फुलनगर में खेलें। मुझे पहली दफ़ा इसके अपना जो कुदरती सलाहियत थी इसके अंदर, मुझे उस वक्त पता चला जब यहाँ से इसके दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि इसे फ़हीम को खेलने के लिए हमारे साथ भेजो। तो उन्हें कहा भी अब्बू से पूछो तो मैं जाऊँगा बाहर, खोलने से बाहर।
वैसे मैं नहीं जा सकता। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा यार ये खेल कोई से आता भी है कि वैसे ही है, और जिसके अंदर कुदरत ने मेरी सही। कम भाइयों का ऐसा भाई नसीब होता है। डांट पड़ती रहती थी अब्बू से, क्योंकि अब्बू हमारे जो है ना वो थोड़े से सख्त भी तबीयत के थे। और फ़हीम जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वालदा ने, और बहुत छुप छुप के उसकी रहनुमाई भी करती रही हैं। जून जुलाई के महीने में वो जो हमारे यहाँ पे मुकामी ग्राउंड है उसमें वो काफ़ी इतनी ज़्यादा मेहनत करता रहा है। एक सिंगल विकेट लगा के वो अकेला बॉलिंग करता रहा, और एक लड़का उसके साथ होता था, और 4-4 घंटे वो बॉलिंग ट्रैक पे होता था। अम्मी जान का किरदार जो आपकी ज़िंदगी में वो काफ़ी अहम होता है। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जब घर जाता हूँ, मैं अम्मी अब्बू दोनों के पास जितनी कोशिश कर सकता हूँ कि टाइम गुजारूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करूँ। और ये थी फ़हीम अशरफ की लाइफ प्रोफाइल। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स की प्रोफाइल हम आपको दिखाते रहेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये क्रिकेटिंग सफ़र किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होता। बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बट स्टिल दे मेक श्योर कि वो आप सबको कह ले प्राउड फील कराएं, आप लोगों को एंटरटेन करें। और ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स हम आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के हवाले से बात कर रहे थे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत ही गया कराची किंग्स से। पहले भी जीता है जी गालिब जी। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। कल तो लग रहा था जैसे नेशनल स्टेडियम में और चौकों और छक्कों की बरसात हो गई है, और इतना हाई स्कोर चेस हुआ 197। एक चीज आपने नोट की होगी, इस्लामाबाद का नाम अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड है तो उनकी टीम भी वाकई यूनाइटेड है। किसी एक प्लेयर के ऊपर नहीं गए। आप जायजा ले, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने चेस किया और कोई एक 50 भी नहीं बनी। 40s में स्कोर आए, हर प्लेयर आया, चाहे वो एलेक्स हेल्स ने शुरू किया, बाद में भी जो आते रहे अपने हिसाब से उन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और हावी हो गए कराची किंग के खिलाफ, और 1 ओवर पहले ही स्कोर बना लिया। इफ्तिखार के ऊपर हम लोग बड़ी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन वो आखिर तक क्रीज पर रहे। और कराची किंग्स वाले तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए थे। हालांकि शर्जील ने पहले जो पिटाई लगाई थी तो उन्होंने भी हवास बाख्ता कर दिया था थोड़ा। लेकिन ये मैच क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच रहा। लेकिन इसके साथ एक चीज और नोट करें, क्रिकेट का म्यार थोड़ा कमतर हमें नजर आया। वो इस तरह से कि 3 प्लेयर आउट हुए नो बॉल पे, कराची किंग के नो बॉल पे 3 प्लेयर्स को बैटिंग जारी रखने का मौका मिला। आपने एक चीज और नोट की होगी कि कैचेस बड़े अहम मौके पे गिराए और नो बॉल इसके अलावा भी हुई। तो हमें पीएसएल का स्टैंडर्ड अप करना है, तो इन चीजों से थोड़ा बचना पड़ेगा। अब तक एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई है, टॉस जीतो मैच जीतो। जिस टीम ने टॉस जीता है वो टीम मैच जीत गई है। पिचेस कंडीशंस ऐसी हैं कि शायद आपको 220 रन का भी टारगेट मिले तो आप वो भी चेस कर लें। अच्छा, तो कल हम जब इमरान नजीर से जोश जगादे में हम बात कर रहे थे शाम के शो में, तो उन्होंने भी यही बात की कि लगता है कि हर टीम, सलीम खालिक साहब, एक टारगेट के ऊपर जाना चाहती है। यानी कि हर टीम ये चाहती है कि हमें एक टारगेट मिल जाए, चाहे वो बहुत बड़ा ही टारगेट हो, नियर अबाउट 200 रन का भी हो, लेकिन हमें पता हो कि ये टारगेट है और फिर उसकी कैलकुलेशन पे हम चलें। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब हर टीम यही चाहती है कराची पिच को देखते हुए? अभी तक का तो पैटर्न यही है। हो सकता है आगे जाके कुछ चेंजेस हो और लाहौर में जाके कुछ चेंजेस हो, वहां की पिच थोड़ी मुख्तलिफ हो। अब तक तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आपने इस्लामाबाद वाले मैच पे नोट किया होगा कि उनकी विकेटें गिरी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना रन रेट जो है वो कंट्रोल किए रखा और आखिर में उनको हंसते खेलते, मैं तो कहूंगा, उन्होंने टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। लेकिन T20 नाम ही इसी चीज का है, चौके छक्कों का एंटरटेनिंग क्रिकेट हो तो लोगों को मजा आता है। तो आप कहें कि लोगों का पैसा वसूल हो गया कल का मैच। अच्छा सलीम साहब, थोड़ी सी हम शर्जील की बात करें। वापसी हुई है उनकी, जिस तरह से उन पर पाबंदी लगी उसके बाद वो वापस आए और कल हमने देखा उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और जिस तरह से उन्होंने धुलाई की है बाबर आजम के साथ, उनकी जो पार्टनरशिप थी वो भी बड़ी जबरदस्त रही। अब ये जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी टीम में वापसी की राह हमवार कर सकती है? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे पता है ये अनपॉपुलर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो उनको टीम में नहीं आना चाहिए। जो उन्होंने किया उसके बाद अब सिर्फ पीएसएल वगैरह खेले तो बेहतर है। लेकिन जहां तक सेलेक्टर्स की सोच के हवाले से तो शायद वो इस तरफ सोच रहे थे, लेकिन शर्जील का जो वजन है वो क्रिकेटर के हिसाब से अभी भी ज्यादा है। शर्जील का भी, आजम खान का भी, दोनों टैलेंटेड प्लेयर है नो डाउट, लेकिन वेट जो है वो क्रिकेटर के लिए होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको
कहाँ छुपाएंगे? T20 क्रिकेट में तो छुपाने की जगह भी नहीं होती कि जी एक जगह खड़े कर दो, वहां पर कैच नहीं आएंगे या ज्यादा नहीं होगा। तो शर्जील को इस हवाले से मसाइल का सामना है और शर्जील को वापस आए हुए काफी अरसा हो चुका है अब तक, लेकिन वो इस शोबे में मार खा रहे हैं। ठीक है, मतलब फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट खबर है आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, एनसीओसी ने फैसला किया है अब 50% से जायद, और फिर जब प्लेऑफ्स होंगे तो उसमें 100% क्राउड आ पाएगा। जो इस वक्त जबरदस्त किस्म का पीएसएल का स्पिरिट, तो क्रिकेटिंग स्पिरिट तो ऑन हो चुका है, क्रिकेट गेम तो ऑन हो चुकी है। शायकीन के ग्राउंड में आने से लाहौर एंड कराची क्या फर्क पड़ेगा गेम के ऊपर, आपको क्या लगता है? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग तो अभी 20% की गुंजाइश थी, लोग अभी फ्री पासेस के लिए तंग कर रहे थे। इट्स मीन के लोग चाह रहे हैं मैच देखना और उनके जहन में ये खौफ नहीं है कोरोना का, और टिकट्स वगैरह भी काफी बड़ी तादाद में फरोख्त हुआ। जब 100% या 50% कैपेसिटी में आएंगे लोग तो और लोगों को मौका मिलेगा और पीएसएल का फ्रेंचाइजेस को भी फायदा होगा जो नुकसान का कहती है, गेट मनी आएगी तो पीसीबी को भी फायदा होगा और दुनिया पे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान में कोविड जो है कंट्रोल हो चुका है। उसकी मिसाल ये है कि जो स्टेडियम में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि आप भी ये चीज नोट करें कि जब क्राउड ना हो तो मजा नहीं आता। वो तो पीछे अगर तालियों की आवाज ना लगा दें ब्रॉडकास्टर वगैरह, फिर तो हमें लगेगी ना कि हम कौन सा मैच देख रहे हैं। तो ये चीज अच्छी होगी, लोगों को मौका मिलेगा। अच्छा, कल हमने आमिर जैसे स्टार बॉलर को भी मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, मुझे लगा बड़ा कैजुअल ले रहा था, लाइक ही वाज बॉलिंग अ वाइड बॉल, अ नो बॉल समहाउ एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बॉलर को परेशान होना चाहिए, कंसर्न्ड होना चाहिए। एक नो बॉल भी एक बॉलर के लिए, बड़े बॉलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इस पे क्या कहेंगे आप? बस कल तो आप समझे कि सारे कुदरत चाह रही थी कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीते, सब कुछ उनके हक में हो रहा था और इत्तेफाक से 2 विकेटें जब गिर गई थी तो किसी ने मुझे कॉल भी की, मैंने कहा यार इस्लामाबाद लगता है हारेगा, नहीं आज इस्लामाबाद जीतेगा। तो लोगों को आइडिया था, लोगों की स्पिरिट थी कि इस्लामाबाद को चेस कर लेंगे इतने बड़े टारगेट को। शुक्रिया सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से तजज़िया दिया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं और बात करते हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी PNC एंड CDA ने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मशहूर मार्केट्स के अंदर जो मुख्तलिफ लाइव म्यूज़िक बजाने वाले म्यूज़िक प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस दिखाने का फैसला किया। इससे कल्चर को भी फ़रोग़ मिलेगा और लोग खाने को भी तरजीह देंगे, बाहर आने को भी अच्छी तफरीह आपको मिलेगी। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। ने और CDA ने मिलकर एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया है म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए। आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा इंटरटेनमेंट है लाइव म्यूज़िक सुनने का। यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो आके बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह का म्यूज़िक और ये गज़लें वगैरह प्रोग्राम जब देखने को मिलता है, इंसान अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, फैमिलीज़ के साथ, तो बड़ी तबीयत खुश हो जाती है और हकीकी मायनों में इंसान एंजॉय करता है। जबरदस्त रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और काफी अरसे से हम तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई, ये सभी मार्केट्स के अंदर, वैसे लाहौर में भी एक टाइम पे शुरू हुआ था फूड स्ट्रीट में, अब आजकल मुझे नहीं पता कि कोविड के बाद चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। एक तो इससे फनकार जो बेचारे कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं उनको थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा और लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाएगी और खास तौर पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद में, वो भी इसको एंजॉय और ये एक अच्छा जेस्चर और अच्छी वाइब जाती है क्योंकि म्यूजिक को नॉर्मली लोग इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जैक्टली, तो आउटडोर सिटिंग्स भी हो सकती हैं। चले जी, हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होने वाली है अब कल सुबह, लेकिन आज शाम को भी हमारी जो क्रिकेट की स्पेशल, नहीं क्रिकेट मैच की छुट्टी है, हमारी छुट्टी नहीं है, हम क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगाने में आएंगे और आज हमारे पास एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। तो आपने शाम 5 से 7 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन जोश जगाने को बिल्कुल मिस नहीं करना और एक्सप्रेसो को तो मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक वायरल सरप्राइज भी हो सकता है वो, जब आप देखेंगे आपको कुछ वायरल कंटेंट उसमें से मिल जाए, पॉलिटिकली क्रिकेटिंग सरप्राइज में भी अभी थोड़ी बताएंगे, बताई जा रही है इतनी सारी चीजें। हम इजाजत लेते हैं, शाम को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।